गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। चलिए, द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट रीथिंकिंग होम स्टेज एंड नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज रिपोर्ट, जो भी रिसेंटली वहां पे हुआ है डिक्लेयर। तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। फिर वहां पे कुछ डिक्लेरेशन हुई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि जहां पे उन्होंने बोला है कि गाजा के अंदर फेमाइन वहां पे डिक्लेयर किया गया है, ड्रॉट वाली सिचुएशन वहां पे है। तीसरा, कुछ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रिगार्डिंग बातें सामने आई है। साथ में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, और लास्ट में बातें करेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के ऊपर। द फर्स्ट टॉपिक, नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट वहां पे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। अब देखिए एग्जैक्टली ये रिपोर्ट है क्या। तो IAMAI के साथ कोलैबोरेशन करके नीति आयोग के द्वारा एक होम स्टेज के ऊपर ऐसे एक रिपोर्ट डिक्लेयर किया गया है जिसका मेन एम कुछ ऐसा है, दैट इज टू प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक रोडमैप जिससे हम इंडिया की होम स्टेज और जो BNB सेक्टर है उसको वहां पे और बेटर कर सके। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि होम स्टेज के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद IAMAI। और अगर इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक कैसा रिपोर्ट है जो इंडिया में जो होम स्टेज वाला जो इकोसिस्टम है उसके सामने कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन सी चैलेंजेस है, उसको एक तो ये बता रहा है। साथ में गवर्निंग काउंसिल वहां पे क्या है, तो CM ऑफ ऑल द स्टेट्स एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, दैट इज द गवर्निंग काउंसिल। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये सब नीति आयोग की वहां पे बातें हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। इट मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहां पे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की वहां पे बातें चलती है। और सेंटर, स्टेट और ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी नीति आयोग यहाँ पे कर रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। और साथ में अगर हम बात करें तो उनके पास कौन से नीति आयोग के पावर्स होते हैं, तो अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इट इज एडवाइजरी इन नेचर बट इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द नेशनल पॉलिसीज। एडवाइजरी होती है नेचर के अंदर, मतलब कि नीति आयोग अगर कुछ भी रिकमेंडेशंस वहां पे कर रही है तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द सेम। बट एक चीज है कि नीति आयोग का जो हेड होता है वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर के हेड में कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको कुछ भी बोल रही है तो मान के चलो वो ऑलमोस्ट मैंडेटरी जैसा हो जाता है। इट इज नॉट मैंडेटरी बट मैंडेटरी जैसा वहां पे हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द नेशनल पॉलिसीज। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन, SDG लोकलाइजेशन। तो इन सब के अंदर नीति आयोग का वहां पे जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन वहां पे रहा है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वहां पे कुछ बातें, ये तो बात हुई हमारी ये होम स्टेज वाला जो यहाँ पे जो रिपोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है उसके रिगार्डिंग बातें। साथ में यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन लगाई है कि गाजा के अंदर फेमाइन वहां पे आ चुका है, जिसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन वहां पे हो चुकी है। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड अ फेमाइन इन गाजा व्हिच अफेक्ट्स नियरली 5 लाख पीपल। 5 लाख लोगों को वहां पे अफेक्ट करने वाला एक फेमाइन वहां पे डिक्लेयर हुआ है। सिटिंग सिस्टमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड बाय इजराइल। तो अगर हम इसके फेमाइन डिक्लेरेशन की बात करें कि भैया ये फेमाइन डिक्लेरेशन कब किया जाता है, अ फॉर्मल ग्लोबल क्लासिफिकेशन व्हिच इज यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड देयर पार्टनर्स टू सिग्नल दिस काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक फूड इनसिक्योरिटी। जब भी कहीं पे फेमाइन को डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइप की इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है कि फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री देयर इज अ फेमाइन
and there is a food insecurity available in the country. It is declared through the Integrated Food Security Phase Classification, which is known as IPC framework, जिसे यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और उसके आसपास जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब मिलकर उसको वहां पे संभालते हैं। फेमाइन डिक्लेयर करने की अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो फेमाइन इज डिक्लेयर्ड व्हेन ऑल थ्री थ्रेशहोल्ड्स आर मेट। जब ये तीन अलग अलग चीजें वहां पे मिलती है तब वहां पे फेमाइन डिक्लेयर होता है। एटलीस्ट जितने भी हाउस होल्ड्स है उसमें से 20% हाउस होल्ड्स फूड शॉर्टेज को वहां पे एक्सट्रीम तरीके से फेस करते होने चाहिए। एक्यूट माल न्यूट्रिशन 30% से ज्यादा हो जाना चाहिए और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 10,000 पीपल पर डे के सामने कंपैरेटिवली 2 डेथ वहां पे होनी चाहिए। अगर 10,000 लोगों के सामने एक दिन में 2 लोग मरते हैं, 30% से ज्यादा माल न्यूट्रिशन बढ़ चुका है चिल्ड्रन के अंदर और 20% फैमिली एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज को फेस करती है, तब जाके वहां पे ऑफिशियली फेमाइन डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी पूरी प्रोसीजर क्या रहती है? तो सबसे पहले जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन अलग अलग एजेंसीज है वो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एज वेल एज मोर्टेलिटी के ऊपर वहां पे डेटा कलेक्ट करती है। उसके बाद जो आईपीसी ग्लोबल सपोर्ट यूनिट है वो उसको वहां पे टेक्निकली रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसी जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाओ, WFP, यूनिसेफ, OCHA, ये सब मिलके उसको वहां पे वैलिडेशन वहां पे करते हैं और एक बार उनका वैलिडेशन वहां पे हो जाता है उसके बाद यूनाइटेड नेशन और आईपीसी दोनों मिलके एक पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए वहां पे एक अलर्ट जारी करते हैं, एक पब्लिक डिक्लेरेशन वहां पे जारी होता है। और अगर ऐसा डिक्लेरेशन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में से यहाँ पे अटेंशन जो है वो मोबिलाइज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब का अटेंशन यहाँ पे आ सकता है। तो अलग अलग देशों से आपको एक तो मदद मिल सकती है, साथ में इंटरनेशनल फंडिंग वहां पे बढ़ती जाती है, प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल एंड मोरल ग्राउंड फॉर कॉलिंग सीज फायर्स एंड सिक्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। अगर कहीं पे वॉर चल रहा है और वॉर की वजह से कहीं पे ये फेमाइन वाली सिचुएशन आ चुकी है तो बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन सिचुएशन वहां पे कंपलसरी सीज फायर करवाया जाता है और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वहां पे लगाया जाता है, क्योंकि वॉर दो देश के बीच में वहां पे बहुत से ऐसे बेगुनाह लोग हैं जो यहाँ पे फेमाइन का सामना कर रहे हैं, तो उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। साथ में बोल डाल सकते हैं और भी यहाँ पे कौन सी उसकी सिग्निफिकेंस है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द प्रेशर ऑन स्टेट्स एंड आर्म्ड ग्रुप्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जितने भी वहां पे राज्य या फिर आर्म्ड ग्रुप वहां पे इन्वॉल्व है वहां पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से कुछ प्रेशर बनाया जा सकता है। और देखा जाए तो कंट्रीज और प्लेसेस विद दिस काइंड ऑफ फेमाइन डिक्लेरेशंस, तो देखिए सोमालिया को वहां पे डिक्लेयर किया था 2011 और 2022 में, जहां पे ड्रॉट की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे फेमाइन बढ़ चुका था। साउथ सुडान है, यमन है, इथोपियाज है और सुडान और गाजा, तो ये सारे के सारे वहां पे डिक्लेरेशन अभी तक की है जो इन द पास्ट ईयर्स वहां पे हुई और 2025 में गाजा के अंदर रिसेंटली वहां पे डिक्लेयर किया गया है। दैट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। चले नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दैट फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस होने वाली है स्टार्ट। न्यू बैचेस, यस, नई बैच होने वाली है स्टार्ट। कुछ बैच जो पिछले मंथ वहां पे शुरुआत हुई अगस्त के अंदर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट बैच एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द न्यू बैचेस विच आर कमिंग इन दिस मंथ। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पे एक फॉर्म वहां पे मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can fill up that form or you can contact on this number to get the information about this kind of batches. Or as of now we are having that offer that you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on your admission. Yes, up to 50% scholarship is there
सो अभी तक अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया है तो उस फॉर्म को फिलअप कीजिए या फिर इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें. You will get all the information regarding the fee structure, the syllabus, the preparation and the way of preparation. कि किस तरीके से पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज, वो हम किस तरीके से यहाँ से प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आपको उसका वहां पे एक अंदाज वहां पे आ सकता है. तो आज ही वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ में ये जो वीडियो आपका यहाँ पे है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी. सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. The name of the channel is mentioned also there in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. As you can see that this PDF is available in both the mediums, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, this PDF is also available in Gujarati. तो प्लस यहाँ पे इस PDF की खासियत यह है कि यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे पूरा कवरेज वहां पे दे रहे हैं. तो आपको अलग से किसी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट इस पीडीएफ को वहां पे फॉलो कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. चलिए वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज अबाउट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. और क्या है ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और कंटेक्स्ट में क्या है? द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार, उन्होंने कंप्लेन वहां पे लगाई है कि भैया जितने भी निकोबारीज ट्राइबल्स हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उनकी ओर से कंप्लेन वहां पे की गई है कि सरकार ने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वहां पे चलाया, उसके सामने ये जो 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, उसके सामने जो ट्राइबल पीपल को कंपनसेशन मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है. राइट, उनको जो सेटलमेंट वहां पे होना चाहिए, द सेटलमेंट इज नॉट डन येट. सो यहाँ पे एक ऐसी कंप्लेन आई है कि 72,000 करोड़ रुपीस का आपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, बट उसका जो कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए फॉरेस्ट के राइट्स के हिसाब से, वो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है. तो बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रोजेक्ट इज देयर इन द न्यूज. सो व्हाट इज द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? इट इज अ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट proposed on Great Nicobar Island under अंडमान एंड निकोबार, जिसे नीति आयोग और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलके वहां पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं. और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2015 में सबसे पहले वाला कंसेप्ट वहां पे हुआ था, और 2022 में एनवायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंस वहां पे मिले थे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग. प्रोजेक्ट का एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहले तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को वहां पे बढ़ाना इन द जोन ऑफ बे ऑफ बंगाल एज वेल एज इंडो पैसिफिक जोन. साथ में ट्रेड बढ़ाओ, कनेक्टिविटी बढ़ाओ और रीजनल डेवलपमेंट वहां पे करो. कुछ नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे लाने की बात थी, और ग्लोबल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के अंदर इंडिया का जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस को हमको बढ़ाने की यहाँ पे बातें थी. और उसके मेन की फीचर्स क्या थे? तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा वहां पे जो पोर्ट डेवलप हो रहा है, इट इज नोन एज गालाथा बे. सो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गालाथा बे यहाँ पे बनाने की जो बात हुई, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ही एक भाग था टू हैंडल द इंटरनेशनल कार्गो. तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का एक भाग है कि हमको गालाथा बे को वहां पे एज अ मेजर पोर्ट डेवलप करना है. इट इज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. साथ में वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करना है इन द ग्रेट निकोबार, जिसका मिलिट्री यूज भी हो सकता है और सिविल यूज भी हो सकता है. प्लस गैस बेस्ड पावर प्लांट वहां पे डालना है जिससे एनर्जी वहां पे सिक्योर हो सके. प्लस इंटीग्रेटेड टाउनशिप विद हाउसिंग एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. वहां जहां पे हाउसिंग भी हो, जहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तो ऐसी टाउनशिप भी वहां पे बनानी है. In total 13,000 plus hectares of forest land proposed for the diversion. तो यहाँ पे टोटल 13,000 से भी ज्यादा हेक्टर की फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको यूज करने की परमिशन वहां पे दी गई थी. और इसी के सामने जो भी वो फॉरेस्ट के लोग वहां पे रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल वहां पे है, उनको कंपनसेशन देने की यहाँ पे बातें थी, जो अभी तक नहीं मिला और जिसकी वजह से वाला प्रोजेक्ट वापस अभी थोड़ा सा न्यूज में आया है. सो फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करें, जो 2006 के अंदर यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए थे, तो इट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स
ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड द प्रोड्यूसेस। यहाँ पे कौन से राइट्स होते हैं, तो बोले हैबिटेशन के राइट, मतलब कि निवास कर सकते हैं, कल्टीवेशन कृषि वगैरह कर सकते हैं, ग्रेजिंग चारण हो सकता है, फिशिंग मत्स्य पालन हो सकता है, अब फॉरेस्ट की प्रोड्यूस इसका यूज कर सकते हैं, साथ में कम्युनिटी रिसोर्स राइट्स वहां पे दिए जाते हैं। और अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट की जगह पे अगर नॉन फॉरेस्ट यूज करने की अगर बात आती है, तो वहां पे सबसे पहले उनकी ग्राम सभा से आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, मतलब कि मंजूरी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही इन राइट्स को सेटल किया जाता है, राइट। सो वहां पे ग्राम सभा की कंसेंट इज रिक्वायर्ड and it empowers the local communities to participate in the forest governance as well as the conservation of this forest. साथ में वहां पे लिखा गया है that is about protection of aboriginal tribes regulation, that is 1956। वहां पे किसकी बात है, it is about special legislation for safeguarding the indigenous, जो वहां की लोकल जो ट्राइब है उसकी बात है, of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। It provides exclusive rights about the land as well as the forest। किसको, तो बोले ट्राइब्स को। और वहां पे कौन सी ट्राइब्स फेमस है, तो एक तो है निकोबारीज, राइट, शोम्पेन वहां पे है, एंड ओंगीज वहां पे है। इट प्रोहिबिट्स आउटसाइडर्स फ्रॉम सेटलिंग और अक्वायरिंग द लैंड इन द ट्राइबल एरियाज। और अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करें, तो इट हैज द ग्रांट्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ Andaman Nicobar overriding the powers to divert the forest land for the projects in the notified areas, and therefore it creates tension with FRA 2006 as PAT 56 allow diversion without Gram Sabha consent, जबकि FRA में बोला गया है कि वहां पे आपको कंसेंट लेनी अनिवार्य है। तो उसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हुआ था, और रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो रिसेटलमेंट वहां पे होने वाला था वो वहां पे अटका हुआ है, and that's why this project is there in the news, and that is all about Great Nicobar project। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े, तो इट इज अबाउट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। क्या है ये, तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल वेपन सिस्टम। रिसेंटली इंडिया ने एक सबसे पहली बार इस टेस्ट को वहां पे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और कौन सा वाला टेस्ट है, दैट इज ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। जो किनारे के अंदर, समुद्र के अंदर ये वाली चीज वहां पे हुई है कंप्लीट। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की, तो ये एग्जैक्टली है क्या, इट इज अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम जो डीआरडीओ ने वहां पे डेवलप की है अंडर द मिशन जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। वहां पे कौन सी मिसाइल्स को शामिल किया जाता है, इट इंक्लूड्स, इट इंटीग्रेट्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, very short range air defense systems as well as directed energy weapon। तो एक होता है QRSAM, that is quick reaction surface to air missiles। दूसरा वहां पे क्या है, that is विशोरेट्स। विशोरेट्स का मतलब क्या है, that is very short range air defense system। और तीसरा वहां पे है DEW। इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके एक कंबाइन, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बनाने की यहां पे बातें हैं। और ये सारी की सारी डिजाइन या फिर सारा का सारा इंटीग्रेशन वहां पे कौन संभालेगा, दैट इज डन बाय डीआरडीओ। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया हमारी जो भी मिलिट्री और नेशनल असेट्स है उसको वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। जो एयरबेस है, जो रडार्स है, जो कॉमन है, कमांड सेंटर्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इंस्टॉलेशन है, उन सबको वहां पे सिक्योर करने की बात है। एंड टू काउंटर द मॉडर्न एरियल थ्रेट्स। दुनिया के अंदर ये जो यूएवी वगैरह, दैट इज ड्रोन वगैरह के जो अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उन सब क्रूज मिसाइल्स के अटैक्स, ड्रोन्स के अटैक्स, तो उन सबको वहां पे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। एक्जेक्टली किस तरीके से काम करती है, तो वहां पे पहले लिखा है दैट इज सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इट इंटीग्रेट्स रडार प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर that feeds to generate a real time picture। वो एक रियल टाइम पिक्चर वहां पे बनाएगा। थ्रेट एलोकेशन वहां पे होगा बेस्ड ऑन द टारगेट स्पीड, एल्टीट्यूड एज वेल एज ट्रेजेक्टरी। जो ये C2 वाला था, वो लोग वहां पे जो सबसे एफिशिएंट वेपन होगा उसको वहां पे चूज करेंगे।
अगर आउटर लेयर की बात है तो वहां पे QRSAM चलता है। अगर मिडल लेयर की बात है, दैट इज विद इन द 6 किलोमीटर ऑफ द रेंज एंड 4 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड, तो वहां पे विशोराइट्स की बातें चलती है, राइट। और अगर इनर लेयर की बात है तो वहां पे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वहां पे चलता है। इट इज अ हाई पावर्ड लेजर विच न्यूट्रलाइजेस द ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग munitions at close range, cost effective with unlimited firing capacity। तो ये तीन अलग अलग है, एक है आउटर लेयर, एक है मिडल लेयर और तीसरा है इनर लेयर। तो हर तरीके से आप किसी भी अटैक को वहां पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे कुछ बातें हैं, दैट इज अबाउट इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। अब क्या है यहाँ पे कंटेक्स्ट में, एक नई स्टडी यहां पे पब्लिश हुई है इन नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जो इस बात को रिवील कर रहा है दैट इंडिया इज मैसिवली अंडर एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज विथ मैनेजमेंट कॉस्ट अंडर रिपोर्टेड बाय ओवर 1.16 बिलियन%, द हाईएस्ट ग्लोबल डिस्क्रिपेंसी। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो क्या है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो दुनिया के अंदर एक जो कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एज वेल एज भारत के कानून के हिसाब से इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव जो हमारे नेटिव नहीं है, दे आर नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड कैन बी अ थ्रेट टू अवर लोकल बायोडाइवर्सिटी, अवर इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज अवर ह्यूमन वेलबींग। इन शॉर्ट, बाहर से कोई ऐसी स्पीसीज आ रही है जो यहाँ की लोकल नहीं है, वो बाहर से आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी इकोसिस्टम और ह्यूमन वेलबींग को नुकसान हो सकता है। ऐसी अलग अलग स्पीसीज को बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। एंड द इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी डिफाइंस देम एज अ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल रेंज, जो अपनी नेचुरल रेंज से बाहर है, और and that establish and proliferate causing ecological और economic harm। और अगर उसकी एस्टेब्लिशमेंट वहां पे होती है तो आपको या तो इकोलॉजिकल लॉस होता है या फिर आपको इकोनॉमिकली वहां पे लॉस हो सकता है। और जितने भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है वो सीधी सी बात है अपना नेचुरल, उनका जो जोन है, उनकी जो नेचुरल रेंज है उसको छोड़ के यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, दे आर हाईली अडेप्टेबल, और उनका जो ग्रोथ होता है वो भी बहुत क्विक होता है, दे आर अग्रेसिव इन देयर ग्रोथ। रिप्रोडक्शन एडवांटेज वहां पे वो लोग लेते हैं ताकि इसको बहुत ज्यादा तरीके से उसको वहां पे इंक्रीज किया जा सके ग्रोथ को। एंड देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, फ्लोरिश अनचेक्ड इन न्यू हैबिटेट्स, राइट। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो इट कैन अल्टर द सॉइल केमिस्ट्री एज वेल एज हाइड्रोलॉजी एज वेल एज क्रॉप यील्ड्स। तो आपकी सॉइल की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं, हाइड्रोलॉजी और क्रॉप यील्ड्स के ऊपर भी वहां पे इंपैक्ट हो सकती है। अगर हम ग्लोबल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज सिंस 1960 एक्सीड्स 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। और वहां पे अगर हम बात करें नॉन नेटिव प्लांट्स की तो वो 926 बिलियन डॉलर्स उनके नाम है, जो एंथ्रोपोड्स है वो 830 बिलियन डॉलर्स पे है, और जो मैमल्स है वो 263 बिलियंस। एंड यूरोप रिपोर्टेड द हाईएस्ट कॉस्ट, दैट इज 1.5 ट्रिलियन डॉलर, जो पूरी यूरोप के अंदर है। अगर हम भारत की अगर हम बात करें, इन इंडिया, द केस ऑफ इंडिया, तो यहां पे अलग अलग स्पीसीज आपके सामने रखी हुई है। दिस आर ऑल इन्वेजिव एलियन स्पीसीज दैट डोमिनेट्स द फॉरेस्ट, द रेंजलैंड्स एज वेल एज द वेटलैंड्स। लार्ज स्वर्थ्स ऑफ बंदीपुर, मुदुबुलाई एंड अदर रिजर्व्स आर ओवररन बाय लेंटेना। इन सबको वहां पे कौन ओवररन कर रहा है? दे आर रन बाय एंटेना। वैसे एग्रीकल्चर सफर्स ड्यू टू वीड्स लाइक पैर्थेनियम दैट रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। ये जो पैर्थेरियम की यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है वो आपके क्रॉप यील्ड को खराब तरीके से वहां पे अफेक्ट वहां पे कर सकता है, राइट। और कुछ सेम चीज आपको एक्वेटिक में भी वहां पे आपको मिल जाएगी।
और इन्हीं थ्रेट्स की वजह से वहां पे एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आता है, तो एक तो हमारी बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, साथ में हमारा एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज बढ़ते जाते हैं, फॉरेस्ट फायर का रिस्क बढ़ता जाता है, इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। और इसलिए भारत सरकार ने कुछ वहां पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि एक हमारा है जिसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के मैनेजमेंट पे फोकस करता है। साथ में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी, 1992 के अंदर जो एक ग्लोबल कन्वेंशन हुआ, इंडिया ने इसके अंदर भी वहां पे पार्टिसिपेट किया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमने बनाई है, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, और साथ में स्टेट लेवल इरेडिकेशन ड्राइव्स. So these are the efforts which are made by the government to prevent this kind of invasive alien species. And that's it. That is all about today's current affairs. तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है उसको यहाँ पे करते हैं एंड, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे और अपनी जो करंट अफेयर की सीरीज है उसको वहां पे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।